हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। ये टॉपिक मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो भी लेक्चर अभी तक मैं बनाया हूँ, ठीक है ना, लीनियर इनक्वालिटीज़ है, ग्राफ है, तो ग्राफ के कंसेप्ट को बच्चे सोच रहे हैं कि यूज़ हम कहाँ करें। ठीक है ना। तो समय के साथ समझ में आपको आता है, बिना ग्राफ के तो आप रेंज जल्दी बता भी नहीं पाएंगे, या फिर कुछ फिक्स मेथड हैं जिनके थ्रू आप रेंज निकाल लेते हैं। तो कैलकुलस को समझने के लिए ग्राफ और लीनियर इनइक्वालिटी जैसा फंक्शन वगैरह अच्छे से आने चाहिए। तो इसीलिए मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको ये बात समझ में आएगी कि बिना लीनियर इनइक्वालिटीज और ग्राफ के अप्रोच से कैलकुलस को पढ़ना कितना टफ है। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के टॉपिक को एक लेक्चर में ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बहुत टफ है नहीं, और जो चीज़ टफ नहीं है उस पर समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी की पॉइंट को समझ लेंगे तो शायद इतना समय इस पर ना देना पड़े। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगी कि अगर ये वीडियो या इस लेक्चर से पहले आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने से पहले आपने ग्राफ और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के वीडियोस नहीं पढ़े हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, वो दोनों ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ये करिएगा, तब आपको शायद ही दिक्कत हो। ठीक। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। आइए इसे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोई भी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच की बात करूँ, मान लीजिए ऐसे हमारा कोई ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। कैसा भी मान लेते हैं, तो ग्राफ के थ्रू तो आपको देख के पता चल जा रहा होगा कि इस पॉइंट से ये कोई अगर पॉइंट मान लेते हैं ए और ये बी, तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना। मतलब ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ घट रहा है, मतलब ये ग्राफ कैसी है? डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल से इस इंटरवल तक में क्या है? इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। मतलब एक ही ग्राफ में हमको इंक्रीजिंग भी मिल रहा है, डिक्रीजिंग भी मिल रहा है। तो हमें तो ग्राफ क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ठीक है। हमें क्या दिया रहेगा? हमें तो इक्वेशंस दी रहेंगे, और जाहिर सी बात है हमने वैसे तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाया है, लेकिन हर एक चीज़ तो आप ग्राफ के थ्रू बना नहीं सकते। ठीक है ना। जितने भी इक्वेशन है सबके ग्राफ बनाना पॉसिबल भी नहीं है और अलाउड भी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं अलाउड है। ठीक है। क्योंकि फिर आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कैलकुलस यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम कैलकुलस मेथड से कैसे से सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में समझते रहेंगे ग्राफ का यूज़ क्या है। ठीक है ना। ग्राफ के यूज़ से हमको फ़ायदा क्या है। तो आइए कैलकुलस मेथड यूज़ करते समय किस बात का हमें ध्यान रखना है। मान लेते हैं ये हमारा कोई ग्राफ है, तो जैसे कि बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो एक्चुअली हम क्या निकालते हैं? dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट ऑन कर्व। ठीक है ना। कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी कर्व दिया है, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं? टेंजेंट निकाल रहे हैं। मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर टेंजेंट बना लिया, यहाँ पे टेंजेंट बना लिया, यहाँ टेंजेंट बना लिया, यहाँ टेंजेंट बना लिया, ऐसे टेंजेंट बना लिया। तो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट टेंजेंट ऑन कर्व। ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में? तो हम देख रहे हैं कि इस इंटरवल से इस इंटरवल तक, ठीक है ना, अगर मैं कहीं भी स्लोप बनाता, मतलब टेंजेंट बनाता, तो टेंजेंट हमेशा हमारा कैसा बन रहा है? एक्यूट बन रहा है। ठीक है ना। ए टू बी पोर्शन के लिए मैं कह रहा हूँ, ए टू बी पोर्शन के लिए जहाँ भी मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, या फिर आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं, वो कैसा आ रहा है? एक्यूट दे रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है। ठीक है ना। एक्यूट एंगल का मतलब पॉजिटिव है। स्लोप का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है ना। स्लोप 11th में पढ़े हैं आपने। स्लोप मतलब एम का मतलब tan थीटा। ठीक है। और tan थीटा एक्यूट हो, मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में हो।
तो tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। यानी अगर मैं किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाला, किसी फंक्शन का मैं dy बाई डी एक्स निकाला, ठीक है ना, मतलब उसे डिफ्रेंशिएट किया, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हमने क्या निकाला, उस फंक्शन के कर्व पे हमने स्लोप पता किया कहीं, और अगर वो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ इस इंटरवल में, ठीक है ना, कर्व हमारा ऐसा है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और इस वाले इंटरवल में कहीं भी आप स्लोप बनाएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल में tan थीटा क्या है, नेगेटिव है। यानी कि अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यही बस कोर कंसेप्ट है इस टॉपिक का। बाकी आपको लीनियर इनइक्वालिटी जानी चाहिए, ठीक है ना, और कुछ यूज नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसलिए कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, कि आपको बिल्कुल ही कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो पहली चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कि एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा मैं दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बुक से कुछ एग्जांपल उठा लेंगे हम लोग, 10-15 एग्जांपल लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, कि आपको एक्चुअली में एनालिसिस आप कर पाएँ कि हाँ ग्राफ के थ्रू और जो ट्रेडिशनल मेथड है जो बुक्स में और जो सीबीएसई अलाउ कर रही है वो कैसे सिमिलर है एक दूसरे के। तो ऐसे फंक्शन को पहले ले लेते हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना, जिसे आपको समझने में आसानी हो। तो मान लेते हैं हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जिन बच्चों को ग्राफ मालूम होगा वो तो तुरंत देख ले रहे होंगे ग्राफ ऐसा है हमारा, ठीक है ना। तो देखने ही से लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। मतलब जीरो से लेके आगे कहीं तक भी जाइए प्लस इन्फिनिटी में ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब बात यह है कि क्या हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी नहीं, ये अपने समझ के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। इससे आपका मैथ्स में कैलकुलस के प्रति ये याद करने वाला कोई चीज़ नहीं रहेगा, आप समझ के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ ज़रूर पढ़िएगा। मुझे बहुत ही हेल्पफुल था अपने समय में जब मैं इंटरमीडिएट का कोर्स करता था, तो ठीक है, एक डिफरेंट अप्रोच ही आपको ये प्रोवाइड करेगा, पूरे कैलकुलस को देखने के नज़रिए कहीं बदल देगा आपको। खैर, हम तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ जाके फॉलो करेंगे। हमें पता करना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पे तो ग्राफ देख रहे हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, हमें वही इंटरवल पता करना है। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, एफ डैश एक्स निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। और 2x अब जीरो से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, 2x अगर जीरो से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी हमने आपको पढ़ाई थी, x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो है। x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, इधर माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए जो इंटरवल प्लस वाला है इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब भी क्या हुआ, जीरो से ज़्यादा। तो जीरो से ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, जीरो से इन्फिनिटी में। मतलब आपका जो इंटरवल है जीरो टू इन्फिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ ग्राफ से भी आपको दिख रहा है जीरो से लेके इन्फिनिटी में कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। और जो मेथड है उसके थ्रू भी हमें क्या पता चल रहा है, जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग किधर है, डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डैश लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होना चाहिए, यानी हमारा माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत कोई इसमें रॉकेट मैथमेटिक्स नहीं है,
हाँ, सिंपल सा एक की पॉइंट था इसका कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग पता करना है तो हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, मतलब टेंजेंट ऑन करो, मतलब स्लोप निकालना है। स्लोप अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि वो ग्राफ चढ़ ही रहा होगा ऊपर तक, ठीक है ना। लेस देन 0 आएगा मतलब ग्राफ गिर रहा है। ये सिंपल सा अप्रोच होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप ग्राफ के थ्रू और मेथड के थ्रू दोनों समझ लिए। मैं को रिलेट करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ली, ठीक है ना। तो आप सबका ग्राफ बना सकते हैं, सबको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर। तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ही वाला, ठीक है, क्योंकि ये आपको इजी लगेगा। अब वैसे भी ग्राफ के थ्रू आप करना चाहते हैं तो ग्राफ का मैंने 3-4 सीरीज बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो शायद आप ये मतलब मन में ही सॉल्व कर पाएंगे सब क्वेश्चन को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास बुक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ठीक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये हमारा सीबीएसई में भी आ चुका है, वो भी क्यूबिक की फंक्शन इसी की तरह है, सिंपल ही है। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें बताना है वो इंटरवल बताना है जिस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2, ठीक है। सिंपल सा है, यानी आप माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 करना है। इसका मतलब कि आपको नंबर लाइन पे इसको शो कर देना कि कब 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 है। -1 पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखिए आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो मेरा लेक्चर देख लीजिए। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है -1 से इन्फिनिटी तक क्या है हमारा फंक्शन, कैसा है, -1 से इन्फिनिटी कैसा है, डिक्रीजिंग है। और माइनस इन्फिनिटी से -1 तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। दोनों सॉल्यूशन एक ही में आ गए। ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2x प्लस 2। सेम क्वेश्चन हो गया x प्लस 1, लेकिन अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। लेकिन इसका देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से ही ग्राफ स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यानी -1 से इक्वल टू का ब्रैकेट नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 बस होता है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। -1 से इन्फिनिटी तक ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। प्लस का मतलब इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से -1 ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं। आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 15। ठीक है ना, ये एक फंक्शन है जिसका इंटरवल हमें बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सिंपल है, पहले क्या कर लेंगे, f' निकालेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x² माइनस 12x² का डिफ्रेंशिएशन 24x प्लस 18। ठीक है ना, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ गया। ठीक है, इसको हमको किस पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इनइक्वलिटी में मैंने बताया है कि जब भी कोई इक्वेशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हम उससे कोशिश करते हैं कि फैक्टर के फॉर्म में लिख लें। ठीक है ना, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख पाते हैं कि। तो देखिए 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 x इन ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, यानी x माइनस 1 x माइनस 3, ये हमारा क्या है, इसी को हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। अब फैक्टर के फॉर्म में अगर लिख लिए तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना ईजी है। फैक्टर के फॉर्म में लिखते क्यों है, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाए। अब यहाँ से आप तुरंत पता कर सकते हैं कि x बराबर 3 रखने पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, f' 0 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर लाइन देखिए 1 और 3, एक यहाँ पर 3 यहाँ पर। ठीक है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ कहाँ से, इधर वेव फंक्शन में पॉजिटिव स्टार्ट होगा, नेगेटिव स्टार्ट होगा, पॉजिटिव स्टार्ट होगा। पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या बता रहा है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है, 1 से पीछे कोई भी वैल्यू, तो -∞ से 1 तक यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसमें हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग किस में है, 1 से 3 तक। ठीक है, बहुत सिंपल सा। हाँ, मैं चाहूँ तो इसका भी ग्राफ बना सकता हूँ, मेरे लिए कोई बहुत टफ नहीं है, क्यूबिक फंक्शन है, ग्राफ मैं इजीली बना सकता हूँ। लेकिन हर एक इक्वेशन का आप ग्राफ बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये सोचने की बात है। इसीलिए ये मेथड आपके लिए दिया गया। ठीक है ना, कि की पॉइंट आप समझ लें कि किसी भी चीज़ को ये कैसे पता किया जा सकता है कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है। वो सिंपल सा स्टार्टिंग के लॉजिक में मैंने बता दिया। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेस देन 0 करना है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों ग्रेटर देन और लेस देन करते हैं, वो सब हमने बिगनिंग में ही पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। f' निकालेंगे। ठीक है ना, ये कोई फंक्शन हमें दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6x² प्लस 18x प्लस 12। इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। 6 कॉमन ले लिए, क्या हो गया हमारा, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, x², ठीक है, प्लस 3x 6 3 18 प्लस 2। ठीक है, अब इसे तोड़ना है, तो दिख ही रहा होगा आपको, x² प्लस 2x ले सकते हैं, इसको प्लस x ले सकते हैं, प्लस 2। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, यानी ये हमारा क्या आ गया, x प्लस 2 और x प्लस 1। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, तो ये -2 और -1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट रैंडम नहीं लिख देना है आपको। ठीक है ना, जैसे नंबर लाइन पे लिखा जाता है वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, और 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं है कि जम्बल करके लिख दें। ठीक है, 3 पहले लिख दें 1 बाद में लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना। x का कोफिशिएंट आप देखिए यहाँ पर, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फंक्शन आप बताइए कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इसमें फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग किस में है, -2 से -1। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट तो अब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब थ्रू आउट द लेक्चर हमें क्या करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, आगे जाके छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जब डिफाइंड इंटरवल हो जाएगा तो
लेकिन वो भी बहुत इजी ही है। अभी ये अनडिफाइंड इंटरवल है, इसके पूरे डोमेन में हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख के लिख लेता हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। साइन एक्स, ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, इसके लिए इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई के बीच में हमें आंसर बताना है। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉग ऑफ साइन एक्स दिया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसके बारे में बताना है। इंटरवल हमारा 0 से पाई दिया है, ठीक, इतने ही इंटरवल के बीच में बताना है। और हाँ, एक और क्वेश्चन अच्छा सा यहाँ पर दिख रहा है, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और सारे क्वेश्चन तो इजी ही हैं, कुछ टफ तो इसमें है नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इतने सारे क्वेश्चन करने, तो आइए इजी से ही स्टार्ट करते हैं। इजी क्या, सारे ही चीज़ इजी। पहले लास्ट वाले क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है ना, एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालने से पहले देखेंगे ये फंक्शन क्या है, दो फंक्शन का मल्टीपल है, यानी हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर रखेंगे, लेकिन फिर वही बात, नंबर लाइन पे रखने से पहले हमको किस फॉर्म में लिखना होगा, एकदम याद कर लेना है, फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना चाहिए। ठीक है ना, फैक्टर सारे मल्टीपल फॉर्म में हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार ज़रूर जाके लीनियर इनइक्वालिटीज़ का वीडियो देखिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक दिन ही में सारे ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कॉमन कुछ इसमें से लेने लायक है तो ले लेते हैं। 3 तो कॉमन हो सकता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 और इसमें क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या बचा, 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2x, तो 2x है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, यहाँ पर x होगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे हमको फैक्टर के रूप में मिल गए हैं। ठीक है ना, सारे फैक्टर के फॉर्म में दिए हुए। तो क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। -1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। फिर हमें चेक क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव तो है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है। नहीं है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। एक्चुअली में हायर ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर नेगेटिव हो तो कॉन्केविटी डाउन हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, लॉजिक यही। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने ग्राफ में बता रखी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ये फंक्शन कैसा है, इवन है, तो इवन फंक्शन रहता है तो एडजेसेंट का साइन चेंज नहीं होता है।
ये सारे मैंने बता रखे हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, जाके देख लीजिए। जीरो, जीरो किसका क्रिटिकल पॉइंट है? इसका। इसका पावर कैसा है? ऑड। ऑड है तो साइन चेंज होगा। फिर माइनस वन, माइनस वन के इधर क्या है? तो माइनस वन किसका क्रिटिकल पॉइंट है? इसका। इसका पावर कैसा है? ऑड, इवन, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन माइनस वन से जीरो। इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग किस में है? जीरो से वन, वन से इन्फिनिटी, जीरो से वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। कितने बजे सोच रहे होंगे जीरो टू इन्फिनिटी सीधे लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आप ये पॉइंट नहीं ले सकते, ये पॉइंट नहीं ले सकते, वहाँ पे फंक्शन जीरो हो जा रहा है। और ये इनइक्वालिटी कह रही है कि जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, इसीलिए ओपन ब्रैकेट हमने लगाया। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा था, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हो गया, अब इसे करते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? वन बाई एक्स, तो लॉग वन प्लस का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स। फिर कंपोजिट फंक्शन है ना ये, तो वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? वन ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ये किस फॉर्म में दिया है? एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में, यानी डिवाइड रूल लगाएंगे। पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वन, दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस नीचे वाला फंक्शन क्या है हमारा? वन और जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन वन है, नीचे वाला वन प्लस एक्स है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो हमारा ये हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस ये वन प्लस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बचेगा। ये हो गया माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लें, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? वन प्लस एक्स माइनस माइनस वन, यानी वन से वन कैंसिल, यानी हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर के फॉर्म में दिया है, रेशनल फंक्शन जैसा है, क्रिटिकल पॉइंट जीरो है और माइनस वन है। एक्स का कोफिशिएंट देखना है आपको, सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा। जीरो किसका क्रिटिकल पॉइंट है? उस फंक्शन का जिसका पावर ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वन किसका क्रिटिकल पॉइंट है? उस फंक्शन का जिसका पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, एडिशन साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस में है? तो आपको दिख गया होगा, इसमें क्या है? डिक्रीजिंग है, और जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग। क्लियर है? ठीक है, तो रब कर दें। चलिए अब इसको देखते हैं। लॉग ऑफ साइन एक्स डिफाइंड इंटरवल है कि जीरो से पाई में ही चेक करना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स, यानी वन अपॉन साइन एक्स। चेन रूल लगाएंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है ना, यानी हमारा क्या आ गया? टेन एक्स है, ठीक है। और जीरो से पाई में चेक करना है, क्लियर है? चलिए, तो टेन एक्स तक कर्व आपको याद होगा तो आप ओरली बता सकते हैं। टेन एक्स का कर्व याद होगा तो ओरली बता सकते हैं, या फिर लॉजिकली सोच सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है। 0 से 90 में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं,
होते हैं ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी 0 से π/2 में ये कैसा होगा, 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। 0 से पाई दिया इंटरवल, 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा। π/2 से पाई में क्या हो जाएगा, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सिंपल सी बात, बहुत टफ तो है नहीं ये क्वेश्चन। तो ये तो ओरली क्वेश्चन था, रहना देते हैं, या फिर आप ग्राफिकल अप्रोच अपनाना चाहें तो देख सकते हैं। ये 0 था, ठीक है ना, ये π/2 वाला है पॉइंट और ये पाई है, ठीक है। तो कॉस हमारा कहाँ पे, अच्छा cos x बाई साइन एक्स है, हाँ सॉरी, तो cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, cot x होगा ना, ठीक है। तो cot x का देखते हैं। cot x cos कहाँ पर 0 होता है, 2n+1 π/2 पे, और sin x कहाँ पे 0 होता है, n पाई पे। मतलब जहाँ जहाँ 0 है, पाई है, वहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। यानी इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो देखिए 0 से लेके π/2 में ग्राफ हमारा किधर है, ऊपर की तरफ है। सारी की सारी वैल्यू कैसे आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो यानी 0 to π/2 में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और π/2 से पाई में वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ। बच्चे यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं अगर ग्राफिकल अप्रोच यूज किया तो, क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग जाएगा कि सर ये तो ग्राफ घट रहा है, तो ये इंक्रीजिंग कैसे हो गया, ठीक है ना। लॉजिकल सी बात है, कोई भी सोचता, मैं भी सोच सकता था। ये ग्राफ कैसा है, हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, घट रहा है ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो मैं इसको इंक्रीजिंग क्यों कह रहा हूँ, इसको इंक्रीजिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस ग्राफ को चेक करना नहीं था। किसको चेक करना था, इसको चेक करना था, लॉग ऑफ साइन एक्स ग्राफ। ये लॉग ऑफ साइन एक्स का नहीं है, किसका है, tan x का है। और हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको f'(x), ये पता कर लिया। अब हमें बस ये करना है पता कि f'(x) 0 से बड़ा कहाँ पे, तो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग होगा, ये सोचना आपको नहीं है, ठीक है ना। तो ये 0 से बड़ा, 0 से π/2 में क्या है, 0 से बड़ा ही है ना, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग है। हम ग्राफ के थ्रू नहीं बता रहे हैं। ग्राफ के थ्रू अगर मुझे बताना होता तो मुझे ग्राफ किसका बनाना होता, लॉग ऑफ साइन एक्स का, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू बताना चाहता हूँ तो आप सीधे सीधे फंक्शन का ग्राफ बनाइए और फिर वहाँ से बताइए कि हाँ 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई में डिक्रीजिंग है। लेकिन मैं ग्राफ किसका बनाया हूँ, f'(x) का बनाया हूँ, और f'(x) को चेक कर रहे हैं कि 0 से बड़ा कब है, तो 0 से बड़ा जब होगा तो इंक्रीजिंग होगा, 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बहुत बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो ग्राफ और लीनियर इनइक्वालिटी को साथ में लेके चलते हैं तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि आप जिसका ग्राफ बना रहे हैं वो एक्चुअली में मेन फंक्शन का नहीं है, वो फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म है उसका है, ठीक है ना। लॉग ऑफ साइन एक्स का पहला जो डेरिवेटिव है उसका ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन कैसा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे बताना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा, और मैं डिफ्रेंशिएट कर ग्राफ बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम क्या चेक करेंगे, ये कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहाँ पे नेगेटिव आ रही है। ये नहीं चेक करेंगे ग्राफ कहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो आइए एक बार देख लेते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, नहीं लॉजिक को देख लेते हैं। मान लीजिए मैं कहा कि x² इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो अगर मुझे इंक्रीजिंग इसका बताना है डायरेक्ट तो मैं इसका क्या बताऊँगा, ग्राफ बनाऊँगा। तो इसका ग्राफ कैसा है, x², ऐसा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है। मतलब
माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। क्यों मैं बता लिया? क्योंकि मैं ग्राफ ही उस फंक्शन का बनाया हूँ। यहाँ पे फंक्शन log ऑफ साइन एक्स था, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव में कर दिया, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा? 2x आ जाएगा। और 2x का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। तो ये तो ग्राफ दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है ऑलवेज। तो एफ डैश एक्स जब निकालते हैं तो ये नहीं चेक करते हैं ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये क्या है। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हम ये चेक करते हैं ना एफ डैश एक्स से कि जीरो से बड़ा कब है, जीरो से छोटा कब है। तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो आपको ये दिख रहा है। जीरो के आगे सारी वैल्यू कैसी देगी? ये पॉजिटिव देगी, जीरो के पीछे नेगेटिव देगी। तो जीरो टू इन्फिनिटी ये वाला कर्व हो गया, और जीरो टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये वाला कर्व हो गया, ठीक है। तो जब एक बार आप एफ डैश एक्स निकाल लिए तो फिर आपको ग्राफ से चेक नहीं करना है। ग्राफ का यूज किस लिए करना है? ये पता करने के लिए कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। चलिए ये सवाल भी हो गया हमारा। अब बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटरवल क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, 0 से 2 पाई। तो आइए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। इसका क्या हो गया? कॉस एक्स, इसका हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ग्रेटर देन 0 कर लेना है और लेस देन 0 कर लेना है। लेकिन इंटरवल कितना बढ़ा दिया है? 0 से 2 पाई भी है, ठीक है ना। मतलब एक भी चीज़ छूट गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है हमारा। तो ऐसे बहुत जगह होंगे जहाँ पर क्या होगा, ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 0 कर दें, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स कब होता है ये चेक कर लें, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स पूरे 2 पाई इंटरवल के लिए चेक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गलती से भी गलती नहीं करना। तो मैं ये अप्रोच आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ाया हूँ मैं वही बताऊँगा। हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते समय मैंने बताया था कि इस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, आपको थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए किसी सिंगल ग्राफ में, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? √2 ऑफ, इसको हम लोग साइन π/4 लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 साइन एक्स, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा? √2 ऑफ साइन π/4 माइनस एक्स, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये साइन का ग्राफ हो गया, तो आप ग्राफ बना लेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। π/4 शिफ्ट करना है। आइए देखते हैं। देखिए 0 से 2 पाई तक का ये ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है ना। केवल साइन एक्स का है, π/4 उसमें नहीं। अब हम को ग्राफ किसका बनाना है? साइन एक्स का। मान लीजिए π/4 नहीं रहता तो ग्राफ किसका बनाना था? माइनस साइन एक्स का बनाना था। ये ग्राफ है किसका? साइन एक्स का। तो हमें किसका बनाना चाहिए? माइनस साइन एक्स का। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा, ठीक है ना। यानी ये चीज मैं हटा दे रहा हूँ। ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? साइन ऑफ माइनस एक्स का। अब साइन ऑफ माइनस एक्स में एक्स में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होता है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है? पीछे की तरफ, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने बताया। मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ किधर हो जाएगा? π/4 पीछे चला जाएगा। तो देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है इसको। पूरा का पूरा ग्राफ, ये यहाँ से π/4 पीछे आ गया, ये पॉइंट यहाँ से π/4 पीछे आ गया, ये पॉइंट यहाँ से π/4 पीछे आ गया। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो दिख रहा है हमको डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव वैल्यू,
यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके, अच्छा इसको आगे भी चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखिए अब फ़ायदा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हमें इंटरवल क्या दिया है, 0 से 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई में ही चेक करना है। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट था हमारा क्या था, -π/4। ठीक है ना, तो यानी यहाँ से लेके ये वाला तो लेंगे ही नहीं अब। ठीक है, डोमेन के अंदर नहीं है। ये पॉइंट हो गया हमारा एक, ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ तक गया है। तो ग्राफ कितना शिफ्ट हुआ है पीछे, π/4 शिफ्ट हुआ है। यानी ये वाली वैल्यू हमारी पाई थी और ये π/4 पीछे आ जाएंगे, यानी कितना हो गया, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। यानी 0 से लेके 3π/4 तक इसमें फंक्शन कैसा है हमारा, नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन देखिए 0 से 3π/4। अच्छा, फिर यहाँ से 3π/4 से इस पॉइंट तक क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉइंट हमारा क्या था, नीला वाला 2 पाई था, यानी ये पॉइंट क्या है, 2 पाई में से π/4 आप माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/4 दैट इज 8 पाई माइनस पाई, यानी 7π/4। ये पॉइंट कितना है, 7π/4। तो 7π/4 से लेकर 2 पाई में फिर नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो यूनियन क्या हो गया, 7π/4 to 2 पाई। ठीक है, तो 0 to 3π/4 यूनियन 7π/4 to 2 पाई। इसमें हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग किस में है, इसमें इंक्रीजिंग वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3π/4 to 7π/4। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अधिकतर गलत करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ऐसे करते हैं कि cos x sin x से बड़ा कर दें। ठीक है ना, तो वो सोचेंगे कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2। यानी 0 से π/4 में cos x बड़ा होता है और π/4 के बाद से क्या होता है, कम होता है। तो वो आंसर उसी हिसाब से बताते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं मैच करता आपका। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में ही कि लीनियर इनइक्वालिटी और ग्राफ आपको आना ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समय के साथ में समझ में आएगी, तब तक समय निकल जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिक से आपको चिपक के रहना है। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसमें ट्रिक से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ट्रिक जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना, जितने भी यूट्यूब पे चैनल बने होंगे बताया जाता है कि इस ट्रिक से कर लें, वैसा कुछ होता ही नहीं। अगर आप किसी एक चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते ही चले जा रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। और कैलकुलेशन स्पीड जब बढ़ जाएगी तो आपको कोई अगर मैं सवाल दिया तो आपका दिमाग ही उस सवाल को आधा सॉल्व कर देगा। आधा सॉल्व करने का मतलब कि वो पोर्शन ऐसा है जो कि ठीक है, वहाँ तक बाय डिफ़ॉल्ट आपको आना ही है। उसके बाद के जो पोर्शन बच गए उसमें कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाएगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ट्रिक भी बाय कंसेप्ट ही आता है। इसीलिए मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ किसी बच्चों को वो ट्रिक के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं प्रीफर करता हूँ, आपको जो भी सही लगे। तो कंसेप्ट है बेसिक से ही चिपक के आपको रहना है, और कोई दिक्कत है तो मैं हूँ ही। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत सुंदर है, 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का ही है। ये आपको दिया हुआ है tan इनवर्स sin x + cos x। ठीक है, इंटरवल दिया है 0 to π/4, इसमें चेक करना है। ठीक है, इसका इंटरवल दिया है 0 to
π/2, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। और एक लास्ट क्वेश्चन ये, इससे आपको कुछ मुझे चीज़ें सिखानी नहीं है, याद करानी है, जो हो सकता है कि दिमाग से उतर गई। 9kx² प्लस 9x प्लस 3 फाइंड के सो डेट fx ऑलवेज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग इन r, ठीक है ना, हर रियल वैल्यू के लिए क्या हो, फंक्शन इंक्रीजिंग। चलिए तो नीचे से ही सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को रब करते चलेंगे। ये सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है kx³ माइनस 9kx² प्लस 9x प्लस 3, ठीक है, फाइंड के, ठीक है ना, फाइंड के सच दैट fx इज इंक्रीजिंग इन r, ठीक है ना, k की वो वैल्यू बतानी है जिससे फंक्शन हमेशा क्या हो, हमेशा इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग इन r का मतलब कि x की किसी वैल्यू के लिए क्या हो, इंक्रीजिंग। तो पहला तो बेसिक से ही चलेंगे, बेसिक अप्रोच तो है कि भैया कुछ भी दिया हो हमें f' तो निकालना ही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3kx² माइनस 19kx प्लस 9, ठीक है, 3 आप कॉमन ले सकते हैं, कितना हो गया ये, kx² माइनस 6kx प्लस 3, ठीक है, देख लीजिएगा सब सही लिखा है ना, 3kx² 18kx प्लस 9, ठीक है, 3 कॉमन लिए, 6 1 सब सही। अब बताइए, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, ठीक है ना, k की ऐसी वैल्यू आप बताइए जिसमें फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो। ये कैसे आप पता करेंगे, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप शायद 11th में पढ़े हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, हमेशा इंक्रीजिंग क्या होता है, तो उसके लिए कंडीशन थी, अगर आपको याद नहीं होगी तो आप इसे लिख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर a हमारा 0 से बड़ा है, x² कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो ये फंक्शन हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और a अगर लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देगा, डिक्रीजिंग देगा। हमारे सवाल में क्या पूछा है कि fs इज इंक्रीजिंग ऑन r फॉर विच वैल्यू ऑफ k, तो यानी ऊपर वाला हम यूज करेंगे। x² कोफिशिएंट क्या है, k है, यानी पहली चीज़ तो हमको मालूम चाहिए कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b² करेंगे यहाँ पे आप, तो कितना हो जाएगा 36k² माइनस 4ac माइनस 12k, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 12k देखते हैं कॉमन लेने पे क्या आता है, 12k कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 3 36 -1, ठीक है ना, यानी एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए पहला कंडीशन, इसका भी नंबर लाइन बना लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है, ये हमने अभी क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, k के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक तो 0 है और दूसरा क्या है 1/3, ठीक है, k के लिए सॉल्व कर रहे हैं, k का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई डरने की बात है नहीं। तो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम मतलब नेगेटिव, यानी वैल्यू हमारी किस में है, 0 to 1/3, 0 से 1/3, ठीक है ना। ये कह रहा है k इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 to इन्फिनिटी। दो अलग अलग इक्वेशन है और हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है कि दोनों की बात सही हो। तो पहला कह रहा है कि
0 से इन्फिनिटी हम कुछ भी ले लेंगे जो तुम हमें दो, और दूसरा कह रहा है कि 0 से 1/3 ही हम लेंगे। तुम कुछ भी दोगे तो काम नहीं चलने वाला, और हमको दोनों की बातें माननी है। यानी दोनों की बातें कब मानेंगे, जब दोनों की शर्तों पे उतरेंगे, यानी दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा। तो कॉमन वाला पॉइंट क्या था हमारा, 0 से 1/3, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, k बिलोंग्स टू 0 to 1/3। मतलब हमने जो भी क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में कुछ भी रखें तो वो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए बस यही चीज़ मुझे सिखानी थी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं। अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अब इसे करते हैं 0 से π/4। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। ठीक है, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस x²। x हमारा यहाँ पर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। 0 से π/4 में हमको बताना है, ठीक है, कि फंक्शन कैसा है। अभी तो अच्छा सवाल है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये नीचे वाला जो भी टर्म है, अंदर कुछ भी लिखा हो, डजंट मैटर, ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है, इवन फंक्शन है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा चाहे नेगेटिव देगा, कुछ भी देगा, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी नीचे वाला टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, टेंशन की बात ही नहीं। यानी cos x माइनस साइन एक्स पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से π/4 ही में आपको बताना। तो 0 से π/4 में आपको मालूम है cos क्या होता है, बड़ा होता है साइन एक्स से। नहीं मालूम है तो ग्राफ देख लीजिए, cos x का ग्राफ हमारा ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इसको बनाने की ज़रूरत है नहीं, 0 to π/2 इन्हीं इंटरवल ले रहे हैं। और साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, ये जहाँ पे कट करती है पॉइंट वो कौन सी है, π/4। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है ना, तो हमको यहाँ से लेके यहीं तक चेक करना था, इतना ही सवाल में दिया हुआ इंटरवल। तो अब देखिए 0 से π/4 में ग्राफ ऊपर कौन सा है, cos x का है, नीचे वाला कौन सा है, sin x का है। मतलब 0 से π/4 में ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सवाल हमारा यही पूछा था कि 0 to π/4 में फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, सिंपली दिख रहा है आपको। चलिए एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम था ये। आइए उसी तरह इसे भी देखते हैं, सिंपल है। थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, f(x) बराबर f' निकालेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, मतलब ऊपर वाले को, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, नीचे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 + cos थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन थीटा इंटू 4 ऑफ साइन थीटा। ठीक है, देखते रहिए कुछ गलती ना हो। 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है ना, फंक्शन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो गया, -4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। और मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इंटरवल देख लेते हैं, 0 to π/2 दिया। चलिए इसे रब कर लेते हैं। अब लिखते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 4 कॉमन ले लेंगे। यानी यहाँ पर हमारा बचा 8 cos थीटा प्लस 4
माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड -4 कॉस थीटा। ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से। इससे तो ये गया, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अपॉन में ये जो है सो है, ठीक है ना। सॉल्व करने पे इतनी चीज़ें हमारी आ रही। तो देखिए f' निकाल के उसको थोड़ा सा अरेंज भी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए लगे वहीं से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, ठीक है, क्योंकि आपको लीनियर इनइक्वालिटी लगाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे ग्राफ बहुत अच्छा लगता है तो बार बार उसी का डिस्कस करता हूँ। चलिए तो देखते हैं नीचे वाला फंक्शन हमारा कैसा है। ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि कॉस का रेंज ही -1 to 1 के बीच में, तो सबसे कम वैल्यू भी जोड़ेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, ज़्यादा जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी। हाँ, ऊपर वाली वैल्यू देख सकते हैं, कॉस थीटा अगर मैं ऊपर कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिए तो क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, लेस देन 0 दिखाना, तो ये भी समझने वाली बात है, इसको सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं। ये कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ठीक है ना, उसमें से 4 घट रहा है, 4 में से ये घट रहा है, यानी ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 रखोगे तब भी 3 आएगी, -1 रखोगे तो 5 आएगी, मतलब ये वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव ही होगा। यानी कि फंक्शन का इंक्रीज करना डिक्रीज करना किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। और इंटरवल हमारा कितना दिया था 0 से π/2, तो आपको मालूम है कॉस थीटा 0 से π/2 में क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। 0 से π/2 तो ऐसा होता है ना, 0 से π/2 में ये कैसी वैल्यू दे रही है, पॉजिटिव, यानी कि 0 से π/2 में हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। फिर वही बात मैं बताने आपको जा रहा हूँ, इसे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ग्राफ घट रहा है और सर कह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन नहीं था, जो मेन इक्वेशन था जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना था वो इसका थोड़ी नहीं था। हमने तो डिफ्रेंशिएट किया तब बाद में ये आया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं, चेक करते हैं। तो अब मैं ग्रेटर देन 0 चेक कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ये चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू पॉजिटिव कहाँ मिलेगी, ठीक है। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। आपको ग्राफ के थ्रू चेक करना है तो अब सीधे सीधे ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन का ग्राफ सीधे सीधे बना लेंगे तब ठीक है, जहाँ से आपको जहाँ तक दिख रहा है कि हाँ ये घट रहा है ये बढ़ रहा है वो सही। लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको, ठीक है, लास्ट में उसका ग्राफ चेक कर रहे हैं कहाँ से कहाँ घट रहा है, तो वो आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के बाद ग्रेटर देन 0 रीजन बताता है, इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में नेगेटिव है, वहाँ पे ग्राफ के नेचर से काम नहीं चलता है, हम एक्चुअली में स्लोप चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यही हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, बहुत ही टफ तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ, आपको और कोई क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे, और आपके लिए एक और लेक्चर इस पर मैं ले लूँगा, हालांकि बहुत ज़रूरत तो है नहीं अगर आप कंसेप्ट सीख लिए हैं तो, ठीक है। और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी ख़त्म करेंगे पहले, इसलिए क्योंकि जहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी का यूज़ है, ग्राफ का यूज़ है, आपको यूज़ में ही रखना है, ठीक है ना। मैं आपको इससे यूज़ टू कराना चाहता हूँ कि हाँ कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बच्चों को एप्लीकेशन नहीं मालूम होता, ठीक है। तो एप्लीकेशन नहीं मालूम होगा तो आप सोच नहीं पाएंगे कहाँ पर क्या यूज़ करना है, सोच नहीं पाएंगे तो इंटरेस्ट कम होगा, और एक बार इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आप उस सब्जेक्ट से भागने लगेंगे,
और यकीन मानिए फिज़िक्स और मैथ जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इंटरेस्टिंग, ठीक है। अपने आप में पूरा ये एक ब्रह्मांड ही है, जो उसी कुंडली है। सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो फिज़िक्स और मैथ के बदौलत ही जान, ठीक है। जो भी चीज़ फाइंड हो रही हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन की वजह से। बीएससी वगैरह में आप जाएंगे तो सॉर्डिजन वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह सब दुनिया भर की चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट का वीडियो बना दूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, और मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँगा एक पेज पे कि अच्छा ये क्वेश्चन कराने लायक है, जो अच्छे क्वेश्चन हो। और फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे और रेट मेजर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जिसमें इनइक्वालिटीज और ग्राफ का यूज़ आएगा, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे सीखते भी जाएंगे इनइक्वालिटी और ग्राफ का यूज़ करना। हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक में मैं कहा भी हूँ डाल दूँगा। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, धन्यवाद।